बच्चों, करियरविल की रिवीजन सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों बहुत ही कम समय में अपने टॉपिक पर कमांड पाना, अगर आप भी चाहते हैं बहुत ही कम समय में अपने टॉपिक पर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना और बहुत कम समय में बेहतरीन अंदाज में टॉपिक को तैयार करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स बाय एमजे स्टार सर। मैं चाहूंगा एनसीईआरटी में फ्रॉग टॉपिक आप खोल लीजिए, मन को थोड़ा शांत कीजिए और मेंढक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए बच्चों, एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। मैं लाइन बाय लाइन बोलता हूं, चलिए शुरू करते हैं ना। तो ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, किस फाइलम को, फाइलम कॉर्डेटा, और उसमें किस क्लास को बच्चों, क्लास एम्फीबिया। पढ़कर देख लीजिए। जो फ्रॉग है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड और फ्रेश वाटर पर दोनों जगह पर रहने वाला जानवर है। हिंदुस्तान में फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है वो है राना टिग्रिना। तो शुरुआत की 2-3 लाइनें हो गई। पीक समर और पीक विंटर में ये छुप जाया करता है। मेल फ्रॉग के पास वोकल सेक्स होते हैं जिससे वो अपने साउंड को एम्पलीफाई कर सकता है, जो कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए मेंढक में यूरिन का पाथवे क्या होगा, किडनी, यूरेटर, क्लोएका, ब्लैडर, क्लोएका। मेंढक जो है वो मैनकाइंड के लिए फायदेमंद है, ये हमारी फसल को खराब होने से बचाएगा। ये उन कीड़ों को खा जाता है जो हमारी फसल को खाते हैं। और कमाल की बात है, कुछ जगहों पर लोग मेंढक को ही खा जाते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स बाय एमजे स्टार सर। क्या आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं बच्चों? फिर आज आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज फ्रॉग, यानी बच्चों मेंढक हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों। मैं चाहूंगा एनसीईआरटी में फ्रॉग टॉपिक आप खोल लीजिए, मन को थोड़ा शांत कीजिए और मेंढक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए, इस सोच के साथ बैठिए बच्चों। क्लास में याद हो जाना चाहिए, इस सोच के साथ आप बैठिए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं मेंढक यानी फ्रॉग से। एनसीईआरटी आपके सामने खुली होनी चाहिए बच्चों, एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। मैं लाइन बाय लाइन बोलता हूं, चलिए शुरू करते हैं ना बच्चों। अगर हम मेंढक के क्लासिफिकेशन की बात करें, मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चों एक एक लाइन मेरी जबान से निकल जाएगी, कोशिश पूरी करेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सामने रखें, मैं बोलता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाइए, वहां पर आप उसको रीड करते चले जाएंगे और क्लास के अंदर ही टॉपिक तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फ्रॉग, सबसे पहले सवाल आता है बच्चों कि फ्रॉग के हम क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, मेंढक जो है पहले बात तो एक एनिमल है, तो ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। किस फाइलम को, फाइलम कॉर्डेटा, और उसमें किस क्लास को बच्चों, क्लास एम्फीबिया। पढ़कर देख लीजिए, जहां हेडिंग लिखा हुआ है फ्रॉग, शुरुआत की 2-3 लाइन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों कि फ्रॉग जो है वो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। ये भी क्लियर हो गया बच्चों, यानी मेंढक जो है वो एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। नाम से पता चल रहा है बच्चों, फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबिया है। एम्फी का मतलब होता है ड्वेल, यानी दो जगह पर। तो जो फ्रॉग के अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये लैंड और वाटर दोनों जगह पर आसानी से अपना जीवन बिता सकता है बच्चों। तो आप चेक कीजिए, फ्रॉग में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकता है। पर बच्चों जब मैं वाटर कह रहा हूं इसका मतलब है फ्रेश वाटर। वहां देखिए लिखा हुआ है जो फ्रॉग है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड और फ्रेश वाटर पर दोनों जगह पर रहने वाला जानवर है। बच्चों मेंढक कभी भी मैराइन वाटर में देखने को नहीं मिलेगा, वो अगर पानी में अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर पर होगा, ये आपको कंफर्म है। टॉपिक शो कर रहे हैं बच्चों फ्रॉग, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जब आप ध्यान से सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा कि सर ने एक एक लाइन बोल दी है। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉग का क्लासिफिकेशन याद हो गया। फ्रॉग जो है एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। क्लियर? एम्फीबिया से ये समझ में आ गया कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर ये पाया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। क्लास में ही याद करना है, टारगेट ये होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए हिंदुस्तान में फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है वो है बच्चों राना टिग्रिना, दैट्स इट, वो भी लिखा हुआ है। तो हम जो यहां पर मेंढक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो कौन सा है, वो राना टिग्रिना है, कॉमन इंडियन फ्रॉग है। तो शुरुआत की 2-3 लाइन में बच्चों ये सारी बातें लिखी हुई है। मुझे पहले एक बार बता दीजिए कि आपको वो लाइनें मिल चुकी हैं बच्चों, फिर मैं नॉन स्टॉप इस लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। लिखना तो है ही नहीं, सुनना है, समझना है, एनसीईआरटी को मार्क करना है। मुझे बता दीजिए आपको मिल गया बच्चों, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों जगह पर ये पाया जाएगा। फाइलम कॉर्डेटा में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है और इंडिया के अंदर फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है बच्चों वो है राना टिग्रिना। अगर ये चीज आपको मिल गई है तो इसका मतलब है आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हैं। अब मुस्कुराहट के साथ फ्रॉग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वापस से बोल रहा हूं, क्लास में याद करेंगे। फ्रॉग एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। एम्फीबिया से पता चल गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर पाया जाएगा। हिंदुस्तान में फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है वो है राना टिग्रिना। तो इस शुरुआत की 2-3 लाइनें हो गई। अब फ्रॉग के बारे में कुछ बेसिक बातें और करते हैं बच्चों। आपको पता है फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया को बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया। और एम्फीबियंस जो होते हैं बच्चों वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं हमारा जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है।
कोल्ड ब्लडेड इसका मतलब बच्चों ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर सकता, ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता। सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से इसके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाया करता है। ये भी कंप्लीट हो गया। जब हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो दो शब्द आपको पता होना चाहिए, एक होता है बच्चों हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। मेंढक के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेंढक जो है पहले बात तो जो कोल्ड ब्लडेड है, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर सकता। सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है बच्चों। तो जब हम बात करेंगे पीक विंटर्स की और पीक समर्स की, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, जब कड़ाके की ठंड होती है, ये जो है ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये ठंड में जो है जाकर छुप जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप। और जब कड़ाके की गर्मी होती है, पीक समर्स में भी जो है बच्चों ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये जो है जाकर छुप जाता है, उसे कहा जाता है समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन। आप चेक कीजिए, आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, वहां लिखा हुआ है कि मेंढक जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता, सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वहां लिखा हुआ है पीक समर्स में और पीक विंटर्स में ये दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चों, तो समर्स में जाकर छुप जाना वो कहलाता है एस्टिवेशन समर स्लीप, और विंटर्स में जाकर छुप जाना विंटर स्लीप उसे कहा जाता है हाइबरनेशन। तो आपको ये रेस्पेक्टिवली टर्म क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों उसी पैराग्राफ में कैमोफ्लेज के बारे में लिखा हुआ है। कैमोफ्लेज होता है एक स्पेशल टाइप की मिमिक्री बच्चों। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की नकल उतारना। अब मिमिक्री में एक स्पेशल टाइप का आता है बच्चों विजुअल मिमिक्री, यानी बैकग्राउंड का जैसा कलर है वैसा अपना कलर कर लेना। तो बच्चों एक स्पेशल टाइप की मिमिक्री है विजुअल मिमिक्री, उसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। तो जो हमारा मेंढक होता है ना बच्चों, इसमें कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी है, जैसा सराउंडिंग मीडियम का कलर होता है वैसे ही अपने कलर को चेंज कर लेता है। अगर सराउंडिंग मीडियम ग्रीन है तो ग्रासेस के जैसा इसका कलर हो जाता है, या फिर बिल्कुल ड्राई कंडीशन है तो ड्राई लैंड की तरह इसका कलर हो जाता है। तो हमारा जो मेंढक है वो कैमोफ्लेज शो करता है, स्पेशल टाइप ऑफ विजुअल मिमिक्री। क्यों? ताकि अपने आप को जानवरों से या फिर अपने शत्रुओं से, एनिमी से प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा ही करता है। तो जो वहां पर मेंढक को लेकर ये सारी बातें हो चुकी है, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्लास में ही पढ़ना है आपको, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं बच्चों, मेरा तरीका ही कुछ ऐसा है, ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। हमें सिलेक्शन करना है बच्चों, तो उसके लिए सिंसियरिटी तो लगेगी, डिसिप्लिन तो लगेगा। तो फ्रॉग को लेकर बच्चों शुरुआत के दो पैराग्राफ मैंने आपको बता दिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी से ऊपर बच्चों ये सारी बातें हो चुकी है, आप चेक कर लीजिए। फाइलम कॉर्डेटा में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर दोनों पर पाया जा सकता है। हिंदुस्तान में मोस्ट कॉमन स्पीशीज है राना टिग्रिना खत्म। फिर लिखा हुआ है फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकता, सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। पीक समर और पीक विंटर में ये छुप जाया करता है। समर्स में छुप जाना समर स्लीप एस्टिवेशन, और विंटर्स में छुप जाना विंटर स्लीप हाइबरनेशन। ये एक स्पेशल टाइप की मिमिक्री शो करता है जिसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। ये अपना रंग बदल सकता है सराउंडिंग मीडियम के कलर के हिसाब से। ऐसा ये क्यों करता है? ताकि अपने आप को अपने एनिमी से बचा सके, ऐसा कुछ। अब बच्चों ये बातें तो हो गई। अब फ्रॉग को लेकर हम दो बातें करेंगे, एक तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एक फ्रॉग की एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, फिर उसकी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों बाहर से देखना है, एनाटॉमी मतलब अंदर से देखेंगे। तो देखिए हेडिंग लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। चलिए बच्चों फ्रॉग को बाहर से देखते हैं। सबसे बाहर आपको क्या दिखेगी? स्किन दिखेगी बच्चों। तो एनसीईआरटी में स्किन को लेकर बातें लिखी हुई हैं। हेडिंग लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, आप चेक करते जाइए। मॉर्फोलॉजी मतलब बच्चों हमें बाहर से देखना है। तो फ्रॉग को जब आप सबसे बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखेगी? स्किन दिखेगी। पहले तो स्किन को लेकर एक बात मैं आपको बता देता हूं, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है बच्चों। मेंढक जो है पानी नहीं पीता है, वो वाटर को अपनी स्किन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी वहां लिखा हुआ है। बच्चों अब हम फ्रॉग को बाहर से देख लेना। पहले मॉर्फोलॉजी बाहर से देखोगे तो क्या दिखेगा? स्किन दिखेगी ना बच्चों। तो स्किन को लेकर ये पॉइंट याद हो गया कि मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है, वो वाटर को डायरेक्टली अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब बात आ रही है स्किन की, तो पहले स्किन के कलर को लेकर बात करते हैं बच्चों। स्किन के कलर को लेकर बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेंढक कुछ ऐसे बैठा हुआ है, मेंढक कुछ ऐसे बैठा बच्चों, तो ये मेंढक की अपर यानी डोर्सल सरफेस है, ये लोअर यानी वेंट्रल सरफेस है। तो अगर हम मेंढक की स्किन के कलर की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है अपर सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर इसकी स्किन जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जिस पर हमें इररेगुलर शेप के डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जबकि लोअर साइड पर, वेंट्रल साइड पर जो स्किन होती है वो हल्के पीले रंग की होती है, पेल येलो कलर की होती है। ये बात भी हो गई। चेक करते जाइए बच्चों, 100% एनसीईआरटी। अगर हम बात करें इसकी स्किन का कलर तो हो गया बच्चों, स्किन के नेचर की बात करें तो फ्रॉग की जो स्किन होती है, बच्चों आपको पता होना चाहिए स्केललेस होती है। पाइसेस में और रेप्टाइल्स में हम स्केल्स की बात करते हैं, पर बच्चों ये एम्फीबियन है,
तो इसकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स नहीं पाए जाते, यानी बिल्कुल स्मूथ होगी, और म्यूकस ग्लैंड की वजह से वो जो है स्लिपरी हो जाती है। चेक कीजिए, लिखा हुआ है मेंढक की जो स्किन होती है बच्चों बहुत ही स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। ये भी कंप्लीट हो गया। यानी मेंढक को बाहर से देख रहे हैं तो सबसे बाहर हमें क्या दिखा बच्चों? स्किन। स्किन को लेकर सारी बातें हो गई। अब जब मेंढक को बाहर से देखोगे तो बॉडी में कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है वो पता होना चाहिए। तो मेंढक की अगर हम बॉडी को देखें बच्चों, उसमें हमें जो है दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक हेड होता है और एक ट्रंक होता है बच्चों। हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग की बॉडी को बाहर से जब आप देखोगे दो ही तो पार्ट है बच्चों, हेड है और ट्रंक है। नेक एब्सेंट होती है, टेल एब्सेंट होती है, लिखा हुआ है। यानी अब चाहकर भी मेंढक को फांसी की सजा नहीं सुना सकते बच्चों, नहीं सुना सकते, गर्दन ही नहीं है ना। तो जब आप मेंढक को बाहर से देखोगे, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद करवाना मेरा टारगेट है बच्चों। तो हम मेंढक को बाहर से देख रहे हैं ना, तो स्किन को लेकर सारी बातें हो गई। अगर देखा जाए बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड है और एक ट्रंक है, नेक एब्सेंट है और टेल एब्सेंट है। अब जब बात आ रही है बच्चों तो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें इसके हेड पर हमें माउथ देखने को मिलेगा, कंफर्म बच्चों, माउथ देखने को मिलेगा। उस माउथ के ऊपर हमें नोज देखने को मिलेगी, जिसमें हम दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की बात करेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ऊपर हमें आंखें देखने को मिलेगी। इसकी आंखें जो है वो बल्ज्ड होती हैं और वो कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से, जो कि पानी के अंदर भी इसको देखने में हेल्प करेंगी। ये बातें लिखी हुई हैं। जब बच्चों हम हेड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हेड पर माउथ है, माउथ को लेकर बात हो गई। माउथ के ऊपर दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, उसको लेकर बातें हो गई। उसके ऊपर जो है आंखें पर लिखा हुआ है बल्ज्ड आईज होती हैं, आंखें थोड़ी सी बाहर उभरी होती हैं और उस पर हमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि फंक्शनल है। थोड़ा सा बच्चों अगर आंखों से लेटरल साइड में चले तो हमें टिम्पेनम देखने को मिलता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बच्चों ये एनिमल किंगडम में भी लिखा हुआ है, एम्फीबियंस में टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। तो बच्चों वो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है? वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है। ये बातें भी लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें बच्चों इसमें लिम्स की, तो आपको पता है मेंढक में वन पेयर फोर लिम होंगे, वन पेयर हाइंड लिम होंगे। पर कमाल की बात है बच्चों, हमारे तो चाहे फोर लिम हो चाहे हाइंड लिम हो, हर फोर लिम और हर हाइंड लिम पर पांच पांच उंगलियां होती हैं, यानी 5 डिजिट्स होते हैं बच्चों, 5 डिजिट्स है। पर मेंढक की खास बात यह है इसके जो फोर लिम होते हैं उनमें 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स, और जो हाइंड लिम होते हैं उनमें 5 डिजिट्स होते हैं। ये भी लिखा हुआ है। बच्चों मेंढक को बाहर से देख रहे हैं ना, अभी बाहर से आपको दिखेगा कि दो हाथ है और दो पैर हैं। हाथों में अगर देखा जाए तो चार चार उंगलियां होंगी, पैरों में अगर देखा जाए तो पांच पांच उंगलियां होंगी। मैं आपको यह भी बता दूं मेंढक में जो इसके हाइंड लिम्स होते हैं बच्चों वो मोर मस्कुलर होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी फोर लिम्स की तुलना में अगर देखा जाए तो हाइंड लिम्स जो है वो ज्यादा मस्कुलर होंगे। अब सवाल यह आता है इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इसको किस चीज में हेल्प करते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है चार चीजों में। बच्चों इन्हीं हाथ पैर की मदद से ये जो है वॉक कर सकता है, चलता है, वॉक कर सकता है, कूद सकता है, लीपिंग कर सकता है। इन्हीं की मदद से बरोइंग कर सकता है, गड्ढा खोद सकता है, और इन्हीं की मदद से बच्चों ये तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। चेक कीजिए चारों शब्द लिखे हुए हैं। यानी कि मेंढक अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की मदद से, फोर लिम में 4 डिजिट होंगे, हाइंड लिम में 5 डिजिट होंगे, और इन्हीं फोर लिम्स और हाइंड लिम की मदद से ये वॉकिंग कर सकता है, लीपिंग कर सकता है, बरोइंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। स्विमिंग क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके जो डिजिट्स होते हैं बच्चों, जो डिजिट्स होते हैं उनके बीच में हमें ऐसे वेब देखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं वेब्ड फुट देखने को मिलते हैं। ये बात भी लिखी हुई है। एक एक वर्ड कवर करेंगे बच्चों। अब एक और चीज समझिए बच्चों, अगर हम मेंढक को बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से देखकर ही पता चल जाता है कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। यानी बच्चों मेंढक जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, बिल्कुल। यानी हम कह सकते हैं क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। बाहर से देखकर पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे दो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हैं नीट 2025 में, उनमें एक क्वेश्चन भी था। बाहर से देखकर पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें मेल फ्रॉग की, मेल फ्रॉग के पास दो ऐसी चीजें हैं जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है, तो बाहर से देख के हमें पता चल जाएगा। तो पहली चीज है, जो मेल फ्रॉग होता है ना बच्चों, उसमें जो फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब नहीं, फोर लिम्ब, फोर लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट होता है इस पर पाए जाते हैं कॉपुलेटरी पैड। ये कॉपुलेटरी पैड कहीं ना कहीं कॉपुलेशन के दौरान मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। बाकी आप ध्यान रखेंगे नीट 2025 का सवाल था कि कॉपुलेटरी पैड कहां पाए जाते हैं, तो आंसर जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। ऑप्शन में ऐसे भी थे, लास्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, लास्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब। तो आंसर जाएगा बच्चों फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बच्चों बाहर से देख के पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल है। तो मेल फ्रॉग में जो उसके फोर लिम्ब हैं उसके फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलते हैं। और एक और चीज याद रखेंगे, जो मेल फ्रॉग है उसके अंदर वोकल सेक्स देखने को मिलते हैं बच्चों।
वोकल कॉर्ड्स नहीं कह रहा हूं, वोकल सेक्स। वोकल कॉर्ड तो मेल और फीमेल दोनों के पास होंगे, आवाज दोनों बनाते हैं। पर आपको पता है, आपने सुना होगा बच्चों, बारिश के मौसम में नॉर्मली देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है टर टर टर, बहुत ही तेज आवाज आपको सुनने को मिलती है। तो ये आवाज मेनली कौन निकाल रहा है? मेल फ्रॉग निकाल रहा है, ताकि वो फीमेल फ्रॉग को कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करना चाहता है। ये बच्चों इनका ब्रीडिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो मेल फ्रॉग में क्या होता है, वोकल कॉर्ड से तो आवाज निकलेगी, पर वोकल कॉर्ड के साथ वोकल सैक जुड़े होते हैं, जो वोकल कॉर्ड से आने वाली उस आवाज को एम्पलीफाई कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो आपने देखा बच्चों, मेल फ्रॉग के पास दो ऐसी चीजें जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं है। वापिस से बोल रहा हूं, फोरलिम के फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड है, और मेल फ्रॉग के पास वोकल सेक्स होते हैं, जिससे वो अपने साउंड को एम्पलीफाई कर सकता है, जो कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो यहां पर बच्चों मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेंढक की एनाटॉमी। एनाटॉमी से मतलब उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और मैं एक ही फिगर के अंदर पूरा मेंढक कंप्लीट करूंगा बच्चों। मैं एक ही फिगर के अंदर पूरा मेंढक कंप्लीट कर दूंगा, मतलब हमारा एक पेज रहेगा, बस एक ही स्लाइड रहेगी और मेंढक पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हमने बच्चों मेंढक के क्लासिफिकेशन को लेकर बात करी, मेंढक के क्लासिफिकेशन को लेकर बात कर ली। पानी में और लैंड में दोनों जगह रहता है। हिंदुस्तान के अंदर राना टिग्रिना है, वो बात हो गई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को लेकर सारी बातें हो गई। क्लास में याद कीजिए बच्चों, समय कम है आपके पास। मॉर्फोलॉजी को लेकर सारी बातें हो गई, चमड़ी को लेकर बात हो गई कि वो स्मूथ है, स्लिपरी है। कलर को लेकर बात हो गई, ऑलिव ग्रीन है, कहीं पर पेल येलो है। हेड को लेकर बात हो गई, ट्रंक को लेकर बात हो गई, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स को लेकर बात हो गई, और जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है जो सिर्फ मेल फ्रॉग के पास है वो भी कंप्लीट हो गया। मेल फ्रॉग के पास वोकल सेक्स है, और उसके फोरलिम के फर्स्ट डिजिट पर जो है कॉपुलेटरी पैड है, जो कि मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से आसानी से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों एनाटॉमी। पहली बात तो बच्चों, फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया है, तो जाहिर सी बात है कॉर्डेटा है, तो इसके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और बच्चों ट्रू सुलोमेट तो होगा। तो एनसीईआरटी कहती है मेंढक की जो बॉडी कैविटी है उसमें हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे, हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है जी, हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर हम 6-7 सिस्टम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस और रिप्रोडक्शन और फ्रॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अगर हम फ्रॉग की एनाटॉमी का अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, नर्वस पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और मेंढक समाप्त। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं बच्चों मेंढक का डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसा सिस्टम बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना है। ये तीन समझना है, बाकी तो फिर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, फ्रॉग के जितने भी ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे ये ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो अगर ह्यूमन के बारे में बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो फ्रॉग के बारे में बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सुनना बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ना हो, उसका क्या फंक्शन होता है? डाइजेशन करना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में तोड़ना। तो जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एक आती है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, और एक आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक आती है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब समझिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मकसद होता है? 6 सिस्टम पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? कॉम्प्लेक्स फूड जो ऑर्गेनिज्म ने लिया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ना, डाइजेशन करना, और डाइजेशन करवाने वाला सिस्टम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पर डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल तो बच्चों वो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डाइजेशन होगा, पर उस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन करवाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा, पर एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाती हैं, और उनके सिक्रेशन में ऐसा कुछ होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे बच्चों ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर अगर बेसिक नॉलेज हो आपको, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस से हट गया है, पर थोड़ा बेसिक नॉलेज हो आपको बच्चों, जैसे हमारे अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से शुरू होती है और एनएस पर खत्म होती है। माउथ है, बक्कल कैविटी है, आपको पता है बच्चों ये सब। माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनस। ये तो बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर तो डाइजेशन होगा, पर यहां डाइजेशन करवाने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ ग्लैंड्स होती ना, जैसे हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं,
जिससे सलाइवा यहां पहुंचाया जाता है, लीवर और गॉल ब्लैडर है जिनसे बाइल जूस पहुंचाया जाता है, पेनक्रियाज है जिनसे पेनक्रियाटिक जूस पहुंचाया जाता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल तो वो जगह है जहां डाइजेशन होगा, पर उसमें डाइजेशन करवाने के लिए बाहर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन यहां पहुंचाती हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जैसे बच्चों अपनी एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता है माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। तो मेंढक की एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, मान लेते हैं ये उसका माउथ है, रफ डायग्राम बच्चों, रफ डायग्राम माउथ। माउथ के बाद हम बात कर लेंगे किसके बारे में, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद हम बात कर लेंगे फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स बच्चों किसमें खुल जाती है, ईसोफेगस के अंदर। ये जो है बच्चों ईसोफेगस है। ईसोफेगस आगे चलकर किसमें खुल जाती है, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद आपको देखने को मिल रही है बच्चों इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो है वो है इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ। बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है ना, मेंढक की एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ये जो है शॉर्ट फेरिंग्स हो गया, ये जो है फेरिंग्स हो गया, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। बच्चों हमारी इंटेस्टाइन में दो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन थे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डुडेनम होता है और बच्चों इलियम होता है। यहां पर डुडेनम और इलियम है, जेजुनम नहीं है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। यहां पर एक ही पार्ट होता है, दैट इज रेक्टम, ऐसा कुछ। पर कमाल की बात है, हमारा रेक्टम जो है बच्चों वो एनस की मदद से बाहर खुल जाता है। मेंढक के अंदर क्या होता है, ये जो रेक्टम है देखो, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है और इसे कहा जाता है बच्चों क्लोएका, इसे कहा जाता है क्लोएका। और ये क्लोएका बाहर एक एपर्चर से खुलता है जिसे कहा जाता है क्लोइकल एपर्चर, ऐसा कुछ। ये कंप्लीट हो गई बच्चों इसकी एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ रहा है, माउथ है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, डुडेनम है। उसके बाद जो है बच्चों इलियम है, फिर रेक्टम है। रेक्टम एनस में नहीं खुलता है, रेक्टम जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है क्लोएका, और क्लोएका बाहर खुलता है क्लोइकल एपर्चर से। ये बात होगी बच्चों इसके एलिमेंट्री कैनाल। ये तो वो जगह है जिसमें फूड का डाइजेशन होगा बच्चों, इसमें डाइजेशन होगा। पर एक पॉइंट सुनिए अब एनसीईआरटी का। बच्चों मेंढक जो होता है इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो छोटी होती है। पहली बात तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे बच्चों हमारी भी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे लेंथी पोर्शन कौन सा होगा, इंटेस्टाइन ही तो है। तो जिसकी इंटेस्टाइन जितनी ज्यादा लंबी होगी हम कह देंगे उसकी एलिमेंट्री कैनाल उतनी लंबी होगी। तो मैं कह सकता हूं मेंढक की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो छोटी होती है। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन छोटी होती है। और इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है, क्योंकि मेंढक जो है बच्चों वो कार्निवोरस होता है। चेक कीजिए, लिखा हुआ है। एसर्शन रीजन तैयार, एसर्शन रीजन तैयार, चेक करो बच्चों। क्योंकि बच्चों समझिए, जो हर्बीवोर होते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनको सेलुलोज वगैरह को तोड़ना है, जिसको तोड़ने में समय ज्यादा लगता है। तो उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए ताकि फूड को ज्यादा देर रोका जा सके। पर मेंढक को बच्चों जो है सिर्फ और सिर्फ इसको फ्लैश खाना है, कार्निवोरस है, तो इसको जो है ज्यादा देर तक फूड को रोकने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटेस्टाइन को अननेसेसरी उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो एसर्शन रीजन तैयार है बच्चों, चेक करो, लिखा हुआ है। तो जो यहां से एसर्शन रीजन बनेंगे कि मेंढक की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो छोटी होती है। क्यों, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन छोटी है। और इंटेस्टाइन छोटी क्यों है, क्योंकि मेंढक जो है वो कार्निवोरस होता है, इसको ज्यादा चीजों का डाइजेशन करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। तो यहां से एसर्शन रीजन तैयार। अब समझिए, ये तो हो गए बच्चों इसके एलिमेंट्री कैनाल। पर एलिमेंट्री कैनाल के बाहर अब कुछ ग्लैंड्स होंगी ना जो कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प करेंगी। जैसे बच्चों हमारे अंदर तो सलाइवरी ग्लैंड है, मेंढक में सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती है, ध्यान रखें। कॉकरोच में होती है, मेंढक में सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। यानी मेंढक के सामने अगर आप पिज्जा बर्गर भी रख देंगे तो भी वो लार नहीं टपका सकता और आप उसको फांसी भी नहीं दे सकते। तो जो ध्यान रखना, मेंढक में सलाइवरी ग्लैंड तो नहीं है। तो अब मेंढक में और क्या है वो डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे ये जो दिख रहा है ये लीवर है, ये जो दिख रहा है बच्चों ये लीवर है। और लीवर में यहां पर ये जो नीचे दिख रहा है छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये गॉल ब्लैडर बच्चों, ये गॉल ब्लैडर है, दैट्स इट। अगर हम बात करें बच्चों यहां पर इस तरह से पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होगा बच्चों, जो ड्यूडेनम का सी शेप कर्व है यहां पर पेनक्रियाज भी तो प्रेजेंट होगा। तो इसके पास जो है पेनक्रियाज भी होगा, इसके पास होगा पेनक्रियाज। यानी बच्चों एलिमेंट्री कैनाल तो हो गई। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इसके पास लीवर है, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज है, ऐसा कुछ। अब अगर आपको ह्यूमन का थोड़ा आइडिया हो मैं आपको समझा देता हूं। डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में होगा, पर यहां पर डाइजेशन करवाने के लिए ये लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज अपना अपना सिक्रेशन यहां पहुंचाएंगे। जैसा आपको पता है लीवर बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, बिल्कुल ह्यूमन जैसा। तो लीवर और गॉल ब्लैडर यहां पर बाइल जूस पहुंचाएंगे, जबकि पेनक्रियाज यहां पर क्या पहुंचाएगा, पेनक्रियाटिक जूस पहुंचाएगा। और जो इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहां डाइजेशन में हेल्प करेंगे। चलिए मैं आपको ह्यूमन वाला बता देता हूं बच्चों। ह्यूमन वाला बना रहा हूं रफ डायग्राम।
जैसे मान लो इस तरह से ये लीवर है, रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। मान लेते हैं इस तरह से ये गॉल ब्लैडर है, रफ डायग्राम। और मान लो बच्चों इस तरह से जो है ये पैनक्रियाज है, और यहां पर ये हमें देखने को मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम है। बच्चों ह्यूमन में कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, मिलता जुलता है। जैसे कि लीवर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस यहां पहुंचाना है, तो समझो बच्चों क्या होता है, लीवर से आती है हेपेटिक डक्ट। क्या आती है? हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आती है बच्चों सिस्टिक डक्ट। तो ये दोनों डक्ट में क्या होगा, बाइल जूस दोनों फ्यूज हो जाती है, दोनों फ्यूज हो जाती है और बनती है कॉमन बाइल डक्ट। बच्चों मैं आपको ह्यूमन वाला समझा रहा हूं। तो लीवर से हेपेटिक डक्ट निकलेगी बाइल जूस लेकर, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलेगी बाइल जूस लेकर, दोनों फ्यूज होकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट इस तरह से। फिर जो पैनक्रियास से क्या आएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी जिसमें पैनक्रियाटिक जूस होगा, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से फ्यूज होकर क्या बनाती है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट फिर इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। तो जो मेंढक में भी कुछ इस तरह से हो रहा है। कहने का मतलब है लीवर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस यहां पहुंचा दिया जाएगा, यहां से मेरा मतलब है बच्चों ड्यूडेनम के अंदर, और पैनक्रियास से क्या पहुंचा दिया जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। ये पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी की बात हो गई। अब बच्चों शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं यहां इसका फूड रखा हो बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है फूड। फूड से मेरा मतलब है कोई छोटा सा इंसेक्ट होता है, क्योंकि मेंढक जो है बच्चों कार्निवोरस होता है। अब सवाल आता है ये अपने फूड को इंजेस्ट कैसे करेगा। तो एनसीईआरटी कहती है बच्चों इसके अंदर हमें बाइलोब्ड टंग देखने को मिलती है। इसमें हमें क्या देखने को मिलती है बच्चों, बाइलोब्ड टंग देखने को मिलती है। मतलब इसकी जो टंग होती है उसमें मान लेते हैं ऐसे 2 लोब निकले होते हैं बच्चों, 2। जैसे आपने देखा होगा टीवी में एक ऐड आता है ना ऑल आउट वाला, देखा है आपने ऑल आउट, वो मशीन जो मच्छर को मारती है। तो ऐसा उसमें एक एनिमेटेड ऐड आता है कि ऑल आउट मशीन से जीभ निकलती है, मच्छर को पकड़ के अंदर खींच लेती है। तो मेंढक में सेम ऐसा ही है, ये अपनी टंग को ऐसे निकालता है और जो इसका फूड है उसको चिपकाता है और रोल बैक करके उसको अंदर ले आता है। तो हमें तो एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखना है, ये अपने फूड को कैप्चर करता है किसकी मदद से, बाइलोब्ड टंग की मदद से। फिर फूड यहां पहुंचेगा, यहां बच्चों यहां पर सलाइवा तो आ नहीं रहा है तो केमिकल डाइजेशन शुरू होगा नहीं। फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस में भी कोई केमिकल डाइजेशन नहीं। अब वो पहुंचेगा स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर बच्चों केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। यानी मेंढक में अगर देखा जाए बच्चों केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, स्टमक के अंदर, बिल्कुल ह्यूमन जैसा। क्योंकि स्टमक की जो वॉल है यहां क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। सेम हमारे जैसा गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होगा और कुछ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे अंदर भी होता है ना बच्चों, पेप्सिनोजन होता है, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस है जिसमें HCl और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसकी वजह से यहां पर जो है फूड का थोड़ा बहुत केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। और अब ये जो फूड है बच्चों ये कुछ देर में यहां पर इस एसिडिक, क्योंकि HCl है, एसिडिक जूस से मिक्स होने के बाद अब इसको नाम देते हैं काइम। क्या नाम देते हैं बच्चों, काइम। फिर यही काइम जो है आगे पहुंचता है ड्यूडेनम के अंदर। यानी बच्चों केमिकल डाइजेशन कहां शुरू हुआ, स्टमक के अंदर। यहां पर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, यानी यहां पर डाइजेशन होता है पर कंप्लीट होना हो जाएगा। अब बच्चों वो जो अनकंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है यानी काइम, वो पहुंचता है ड्यूडेनम के अंदर। और मैंने आपको समझा दिया, इधर से बाइल जूस आ चुका है, इधर से पैनक्रियाटिक जूस आ चुका है। बेटा एक चीज समझना, ड्यूडेनम के पास खुद का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। यहां जो भी डाइजेशन होगा वो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम करेंगे, और पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम करते हैं एल्कलाइन कंडीशन में। पर आपको पता है ड्यूडेनम में जो फूड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एसिडिक आ रहा है। बच्चों ये ह्यूमन को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, ड्यूडेनम में जो फूड आएगा वो एसिडिक आएगा ना, तो ड्यूडेनम का माहौल तो एसिडिक हो जाएगा। पर पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम करते हैं एल्कलाइन कंडीशन में, इसलिए हम पहले बुलाते हैं बाइल जूस को। तो जो बाइल जूस में भी कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, वैसे बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बाइल जूस क्या करता है, जो फूड यहां पर आया है एसिडिक, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, यानी यहां मीडियम को एल्कलाइन करवाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम कर सकें। यानी बाइल जूस का काम क्या है, ड्यूडेनम के माहौल को पैनक्रियाटिक जूस के लिए फेवरेबल बनाना, दैट्स इट। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, यहां से पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम आएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, नाम से पता चल रहा है फैट को तोड़ेगा। पर लाइपेज को काम करने के लिए यहां पर फैट इमल्सिफाइड होना चाहिए, तो पहले जो बाइल जूस आता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ताकि पैनक्रियाटिक लाइपेज काम कर सके। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। फिर तो क्या होगा बच्चों, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा, और ये जो इलियम वाला पोर्शन है यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। यानी कि यहां पर इंटेस्टाइन में यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन कंप्लीट से मेरा मतलब है सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स यहां बन चुके होंगे, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज वगैरह।
तो बच्चों यहीं पर क्या होगा, आपको विलाई देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ माइक्रो विलाई देखने को मिलेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा, तो यहीं से क्या हो जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। दैट्स इट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी बच्चों डाइजेशन यहां कंप्लीट हो गया, तो यहां पर विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से यहीं से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। यानी जो डाइजेशन होना था हो गया, जो एब्जॉर्प्शन होना था हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों अब जो यहां पर फूड पहुंचेगा वो तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब वेस्ट होगा, और इसी को हम आगे चल के नाम देते हैं बच्चों फीसेज। तो ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये कहां भेजा जाता है, रेक्टम के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अनडाइजेस्टेड वेस्ट रेक्टम में आएगा, फिर रेक्टम से कहां चल जाएगा बच्चों, एनस तो है नहीं, रेक्टम से कहां जाएगा, क्लोएका, और क्लोएका में चला जाएगा, और सही समय आने पर क्लोइकल एपर्चर से वो फीकल मटेरियल जो है बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट हुआ बच्चों, 6 सिस्टम पढ़ने, पहला कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। चाय मंगवाई थी बच्चों, पर ऐसे कैसे रह गई, समय नहीं है। चाय मंगवाई थी, कैसे दिखाऊं आपको, गिर जाएगी, कोई नहीं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप पार्टी दे देना। अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेशन को लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025 में एक सवाल यहां से आया था। एनसीईआरटी पूरी बताऊंगा बच्चों, कोई डाउट नहीं उसमें। जैसे बच्चों आपको पता है हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर जो बच्चों मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, वहां पर हम गैसेस के एक्सचेंज की बात करते हैं। तो मेंढक के अंदर अगर देखा जाए बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए हम 3 मैकेनिज्म की बात करते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है, जल्दी सुन लीजिए बच्चों। अगर मेंढक में देखा जाए रेस्पिरेशन के 3 मैकेनिज्म है। स्किन के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और बक्कल कैविटी के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। दैट्स इट बच्चों। हमारे अंदर तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, यानी लंग्स के अंदर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। पर मेंढक में आप याद रखेंगे गैसेस के एक्सचेंज 3 स्ट्रक्चर से देखने को मिलेंगे। जब स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जब लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जब बक्कल कैविटी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है, मेंढक तो वो है जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये पानी के अंदर होता है, जब ये पानी के अंदर होता है तो कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्यूटेनियस, नीट 2025, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मेंढक तो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकता है ना, तो जब पानी के अंदर होगा तो पानी में जाहिर सी बात है बच्चों, पानी के अंदर लंग्स काम नहीं करते हैं, पानी में तो गिल्स काम आते हैं ना। तो ध्यान रखना बच्चों, पानी के अंदर ये स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखेंगे, जब विंटर स्लीप होती है हाइबरनेशन, और जब समर स्लीप होती है एस्टिवेशन, उस समय भी ये जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। दैट्स इट, एनसीईआरटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी के अंदर, यानी कि अगर पूछा जाए इसका एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो वो स्किन है बच्चों। एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज स्किन। बाकी अब जब ये लैंड पर होगा तो ध्यान रखना बच्चों, लैंड पर तो ये तीनों मैकेनिज्म यूज करता है, लैंड पर तीनों करेगा बच्चों, लैंड पर, या फिर कह दीजिए टेरेस्ट्रियल, यानी लैंड पर तो बच्चों तीनों मैकेनिज्म यूज करेगा। उसमें भी अगर आपको चुनना पड़ जाए तो आप पल्मोनरी चुन सकते हो, यानी बच्चों लैंड पर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो तीनों से होगा, उसमें मैक्सिमम जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। दैट्स इट, रेस्पिरेशन कंप्लीट। नीट 2025 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ध्यान रखना, मेंढक जो है पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है ना। पानी में जो है क्यूटेनियस, हाइबरनेशन एस्टिवेशन में क्यूटेनियस, स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करेगा। और जब लैंड पर रहता है तीनों, लैंड पर तीनों, उसमें भी किसी एक को चुनना पड़ जाए तो पल्मोनरी, ऐसा कुछ। तो डाइजेशन कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट। आइए बात करते हैं सर्कुलेशन। मेंढक के जो है सर्कुलेशन को लेकर बात करते हैं, और सर्कुलेशन को लेकर क्या ही बात करेंगे, ह्यूमन का सर्कुलेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों, तो बिल्कुल ह्यूमन जैसा है वो पैराग्राफ एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई टाइम पास नहीं करना बच्चों। पहली बात तो मेंढक के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेंढक के अंदर बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी इसका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो क्लोज वेसल्स में फ्लो करेगा।
अब अगर ब्लड की बात कर रहे हो तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फ की बात कर रहे हो तो लिम्फेटिक सिस्टम है। ह्यूमन के बारे में पता है, मतलब मेंढक के बारे में पता है बच्चों, आप चेक करते जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेंढक के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। बता चुका हूं, ब्लड सर्कुलेशन में 3 चीजें पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, याद करो, ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं और हार्ट पढ़ते हैं, याद करो बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें आएगी, यहां ब्लड है तो यहां लिम्फ है, यहां ब्लड वेसल्स है तो यहां पर लिम्फ वेसल्स, यहां एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है लिम्फ चैनल्स, और यहां पर हार्ट है तो यहां पर लिम्फ नोड होंगे, ऐसा कुछ। बच्चों ह्यूमन में हम सारा पढ़ चुके हैं, ह्यूमन में हम सारा पढ़ चुके हैं। ब्लड आप पढ़ चुके हो बच्चों, ब्लड के अंदर वही चीजें हैं, एक तो ब्लड की मैट्रिक्स है, प्लाज्मा, और ब्लड कॉर्पसल्स होंगे, ब्लड कॉर्पसल्स जिसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। बस एक पॉइंट याद रखना है, यहां जो आरबीसी हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये पॉइंट डिफरेंट है, बस ये पॉइंट याद होना चाहिए। बाकी सारा हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये पॉइंट याद होना चाहिए। मैमल का आरबीसी जब मेच्योर हो जाता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, तो बच्चों पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड में न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ये अलग पॉइंट है, याद होना चाहिए, ये बता दिया। अगर ब्लड वेसल्स पढ़ चुके हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स पता होना चाहिए, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, पोर्टल सिस्टम पता होने चाहिए। हमारे अंदर कौन से पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, हमारे अंदर बच्चों हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल है। मेंढक में अगर देखा जाए तो इसके पास रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफाइजियल नहीं होता है। हार्ट को लेकर अब कुछ बातें करेंगे। याद कीजिए, इसका जो हार्ट, उसमें कितने चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर, जिसमें आपको बताया 2 तो होंगे एट्रिया और 1 होगा वेंट्रिकल, एक ही होगा वेंट्रिकल। अब हार्ट को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लेते हैं इसका ऐसा हार्ट है, कुछ इस तरह से रफ डायग्राम। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया राइट एट्रिया, वेंट्रिकल सिर्फ एक है। बाकी आपको ये भी पता है बच्चों, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, सब डिस्कस कर चुके हैं, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब एनसीईआरटी के हिसाब से ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जो राइट एट्रिया होता है उस पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है साइनस विनोसस। ये पता होना चाहिए कि राइट एट्रिया से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, साइनस विनोसस, एनसीईआरटी। और जो वेंट्रिकल होता है ना बच्चों, वेंट्रिकल खुलता है एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहा जाता है कोनस आर्टेरियोसस, ये एनसीईआरटी। ये कुछ डिफरेंस वाले पॉइंट है। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट। बाकी वो सब पता है बच्चों हमको कि लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, ऐसा कुछ। तो यहां पर ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, हार्ट 3 चैम्बर्ड हो जाएगा, राइट एट्रिया पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जुड़ा होता है साइनस विनोसस, और वेंट्रिकल खुलता है एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में, कोनस आर्टियोसस, ये पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट। एनसीईआरटी आपने खोल रखी बच्चों, आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है वहां पर, सारा बता दिया। तो डाइजेशन कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट, सर्कुलेशन कंप्लीट। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन को लेकर। चलिए बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही आसान है, इस फिगर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। पहली बात तो बच्चों एम्फीबिया है, कॉर्डेटा है, तो हम एक्सक्रीशन के लिए हम किसकी बात करेंगे बच्चों, 1 पेयर ऑफ किडनी। तो इसके अंदर भी 1 पेयर किडनी है, वही देखिए यूरेटर है, क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर है। अब बच्चों अगर हम बात करें किडनी की, इसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों वो क्या है, किडनी। किडनी 2 होगी। अगर मैं आपको किडनी का कलर बताऊं बच्चों, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये डार्क रेडिश कलर की होंगी। चलिए रेड बना देते हैं ऐसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम किडनी की बात करें बच्चों तो ऐसे डार्क रेडिश और बिल्कुल मैमल जैसी बीन शेप किडनी देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें बच्चों, ह्यूमन का हम पढ़ चुके हैं तो ये तो बहुत ही आसान है ना। तो इसमें भी हमें जो है 1 पेयर किडनी देखने को मिलेगी, डार्क रेडिश कलर की होती है, बीन शेप होती है, ऐसा कुछ। बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं आप, एक डायग्राम में किडनी आपको बाहर से दिख रही है, एक मैं अंदर से दिखाऊंगा। याद कीजिए हमारे अंदर क्या होता है, किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। यहां बच्चों किडनी के ऊपर ये जो दिख रही हैं, किडनी के ऊपर ये जो आपको दिख रही हैं, ये तो है बच्चों फैट बॉडीज, एनसीईआरटी के फिगर में है। बच्चों हमारे अंदर तो किडनी के ऊपर होती है ना एड्रिनल ग्लैंड, यहां किडनी के ऊपर जो दिख रही है वो तो फैट बॉडी है जो फैट को स्टोर करेगी, ठीक है बच्चों। पर जो किडनी है, किडनी में लेटरल साइड पर, यहां पर ये जो अटैच दिख रही है, ये है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड। एनसीईआरटी के फिगर में ये दिख जाएगी आपको, ये एड्रिनल ग्लैंड होगी।
अब मैं आपको ये वाली किडनी दिखा रहा हूं अंदर से बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है, देखो कैसे कंप्लीट होगा। सेम टू सेम किडनी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन क्या बनाएंगे बच्चों, यूरिन बनाएंगे। फिर वो यूरिन जो है किस में आएगा, यूरेटर के अंदर। जाहिर सी बात है बच्चों, ये हो गया यूरेटर। पर आपको पता है हमारे अंदर दोनों यूरेटर खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यहां यूरिनरी ब्लैडर तो बच्चों साइड में रह गया, ये है यूरिनरी ब्लैडर। फ्लो को समझिए, यहां पर देखिए दोनों यूरेटर किसमें खुल गए, क्लोएका में। किसमें खुल गए, क्लोएका। ये डिफरेंस है बच्चों। बाकी आपको पता है हमारे अंदर भी सेम मैकेनिज्म, किडनी है उसमें यूरिन बनेगा नेफ्रॉन में, फिर वहां से यूरेटर, यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा और फिर बाहर। पर इसमें देखो बच्चों किडनी है, नेफ्रॉन होंगे, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन बनेगा, यूरिन आएगा यूरेटर। यूरेटर किसमें खुल रहे हैं, क्लोएका। पर कमाल की बात है बच्चों, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करेगा ना। तो इसमें देखो सर्कुलेशन समझो, सर्कुलेशन समझो। अगर पूछा जाए यूरिन का पाथवे तो किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से क्लोएका, क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर और यहां स्टोर रहेगा। और जब सफिशिएंट मात्रा में भर जाएगा तो फिर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर से वापिस क्लोएका और फिर क्लोएकल एपर्चर से बाहर। यानी बच्चों यूरिन के फ्लो में अगर देखा जाए, यूरिन के पाथवे में क्लोएका 2 बार आएगा। अगर आपसे पूछा जाए मेंढक में यूरिन का पाथवे क्या होगा, किडनी, यूरेटर, क्लोएका, ब्लैडर, क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर बाहर। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट बच्चों। और हमें ये पता होना चाहिए कि मेंढक की बात कर रहे हैं तो ये यूरियोटेलिक होगा बच्चों। हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, यूरियोटेलिक। इसके लार्वा की बात नहीं कर रहे बच्चों, याद कीजिए टेडपोल लार्वा वो तो पानी में होता है ना, टेडपोल लार्वा तो होता है बच्चों अमोनोटेलिक। हम टेडपोल नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रॉग पढ़ रहे हैं, एडल्ट फ्रॉग। यूरियोटेलिक कंप्लीट, एक्सक्रीशन कंप्लीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं बच्चों नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 मिनट का टॉपिक है, बाकी मुझे आपको रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन समझाना है। अब नर्वस सिस्टम है तो बच्चों क्या ही पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं बच्चों। नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होंगी। बस फर्क इतना है हमारे अंदर ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलती है, इसमें जो है 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होंगी। डिफरेंस वाले पॉइंट ये हैं, हमारे अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, मेंढक में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है। बाकी वही है बच्चों, ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा, हाइंड ब्रेन होगा। फोर ब्रेन के अंदर वही बच्चों आपको होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे, पर यहां कॉर्पस कैलोसम नहीं होगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी बच्चों वही हमें जो है फोर ब्रेन में सेरिब्रम देखने को मिलेगा, पेयर्ड डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम देखने को मिलेगा बच्चों। डायनसेफेलॉन एक ही होता है, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिलेंगे। पर हां याद करो हमारे मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब्स थे, याद आ रहा है बच्चों, हमारे मिड ब्रेन में 4 थे, मेंढक में होंगे 2 ऑप्टिक लोब्स, ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको वहां भी बताया था, कॉर्पोरा बाइजेमिना। हमारे हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां पर जो है पॉन्स नहीं है, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, दैट्स इट। बाकी आपको होता है यहां पर भाई सोमेटिक, ऑटोनोमिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होगा, पैरासिंपैथेटिक भी होगा, ऐसा कुछ। पढ़कर देखो बच्चों, आप पढ़कर देखो, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। बाकी वो सब सेम है बच्चों, क्रेनियल बॉक्स के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है, 2 ऑप्टिक लोब से मिड ब्रेन में हमारे अंदर 4 होते हैं, यहां 10 पेयर क्रेनियल नर्व से हमारे अंदर 12 पेयर होती हैं। यहां हम पॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है सेंसरी ऑर्गन को लेकर, अब चेक करो, लिखा हुआ है फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, सेंसरी पेपिला, टेस्ट, टेस्ट बड्स, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन, आईज, हियरिंग, टिम्पेनम। मिला हुआ बच्चों आपको, फ्रॉग के पास अलग अलग सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। जैसे वो हम बात करें टच के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, विजन के लिए और हियरिंग के लिए। जैसे जो टच के लिए इसके पास जो है सेंसरी पेपिलास होते हैं, स्मेल के लिए जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम,
टेस्ट के लिए आपको पता है गस्टेटिव एपिथेलियम, वही टेस्ट बर्ड्स। विजन के लिए हम आईज की बात कर चुके हैं, और हियरिंग के लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का अगर आप वो पैराग्राफ देखेंगे, आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो आंख और कान है बच्चों, ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। चेक कीजिए, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और इनके लिए लिखा हुआ है सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स। ये लाइन मिल जाए तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये लाइन मिल जाए तो बताओ बच्चों, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आंख और कान की बात करें तो ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, और इनके लिए आपको लिखा हुआ मिलेगा सेलुलर एग्रीगेशंस, सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग। ये मिल गया हो तो बताओ बच्चों, फिर मैं आपको समझा देता हूं। मिल गया हो तो बता दो। जैसे बच्चों इसका जो सेंसरी पेपिला है, जैसे मान लो सेंसरी पेपिला है, तो मान लेते हैं ये कोई न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन ऐसे, याद करो ये न्यूरॉन के एंडिंग्स होंगे, नर्व एंडिंग, और इन नर्व एंडिंग पर हमें इस तरह से लूज सेल एग्रीगेट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सेंसरी पेपिला है वो क्या है, लूज सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग, ऐसा कुछ है बच्चों, ये मतलब है। तो यहां पर नर्वस सिस्टम हो गया। अगर एंडोक्राइन की बात करें तो बच्चों वही बिल्कुल हमारी तरह, मेंढक के पास भी अलग अलग ग्लैंड्स है ना, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल, पेनक्रियाज, ऐसा कुछ। तो जो डाइजेशन कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट, सर्कुलेशन कंप्लीट, एक्सक्रीशन कंप्लीट, नर्वस कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट्स इट। इसको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। लास्ट है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंढक कंप्लीट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं एक ही फिगर में समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। मेंढक बाइसेक्सुअल नहीं है, मेल फीमेल अलग है, पर हम एक में समझ लेंगे बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करें बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेंढक जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा। पहली बात तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है जी, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो मेल के पास क्या होंगे, वन पेयर टेस्टिस, फीमेल के पास क्या होंगे, वन पेयर ओवरी। बच्चों मैं एक ही डायग्राम में टेस्टिस ओवरी दिखा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाइसेक्सुअल है, हमें टाइम पास नहीं करना है, मैं डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा। बाकी एनसीईआरटी में तो दोनों के अलग अलग बने हुए हैं। अगर हम मेल की बात करें तो वन पेयर टेस्टिस, फीमेल की बात करें तो वन पेयर ओवरी। आइए पहले मेल की बात कर लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन के अंदर तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट है। यहां पर देखना बच्चों क्या होता है, यहां पर समझो, यहां पर जो टेस्टिस हैं वो कहां प्रेजेंट होती हैं, ये किडनी है बच्चों, किडनी, किडनी पर ऐसे अटैच होती हैं, किडनी पर ऐसे। और हाँ, ये जो आपको गुलाबी दिख रहे हैं ये लंग्स हैं बच्चों, इसके पिंक कलर के जो दिख रहे हैं वो लंग्स हैं। ये जो अब आपको ओवल शेप्ड येलो कलर की जो बॉडी दिख रही है, यही क्या है बच्चों, टेस्टिस है। तो एक इधर है तो एक इधर भी अटैच होगी। एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं समरी में कुछ गलत छप गया है कि मेंढक में सिंगल सर्कुलेशन है, वो गलत छप गया है। मेंढक में बच्चों इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वो ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें, पहले बच्चों मेल की बात करते हैं, 2 मिनट इसको ध्यान सुन लो। मेल की बात करते हैं, ये जो दिख रही है बच्चों ओवल येलो कलर की बॉडी, ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस जो है किडनी से अटैच होती है बच्चों। यहां पर पेरिटोनियम का एक फोल्ड बनता है जिसे मिजोर्चियम कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक कर लो बच्चों, लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस which are found adhered to the upper part of the kidney by double fold of peritoneum called as mesorchium। एनसीईआरटी लाइन, यानी बच्चों किडनी के अपर साइड पर यहां पर जो है ओवल येलो कलर की टेस्टिस प्रेजेंट है, जो किडनी से एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है मिजोर्चियम, ऐसे कुछ। तो मिजोर्चियम से जुड़ी हुई है। अब खास बात सुनना बच्चों, बाकी तो सब कुछ सेम है। इसमें अंदर हमें क्या मिलेंगे भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन के बारे में याद रखना है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां नंबर नहीं दिए हुए हैं। पर अब बच्चों फ्लो समझना स्पर्म का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, ठीक है जी। अगर आपको ह्यूमन का याद हो बच्चों, हमारे अंदर टेस्टिस से स्पर्म को बाहर लेकर कौन निकलती है, वासा एफरेंशिया। टेस्टिस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ह्यूमन को लेकर समझिए, ह्यूमन को लेकर। हमारे अंदर भी टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वहां से बाहर लेकर कौन निकलती है, वासा एफरेंशिया। तो यहां भी बच्चों ऐसे वासा एफरेंशिया निकलेंगी, और इनका वासा एफरेंशिया का नंबर याद रखना है, 10 से 12 वासा एफरेंशिया होती है, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। पर अब कमाल की बात यह है, आपको पता है हमारे अंदर जो वासा एफरेंशिया निकलती हैं वो एपिडर्मिस में खुल जाती हैं, एपिडर्मिस में।
यहां ध्यान से देखो, वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर खुल गई हैं, यानी मैं कह सकता हूं टेस्टिस का किडनी के साथ फंक्शनल कनेक्शन है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेरे बच्चों, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म बनाना, और इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है स्पर्म, वो किडनी के अंदर जा रहा है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों कि टेस्टिस का किडनी के साथ फंक्शनल कनेक्शन है, ओवरी का किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा, अभी फीमेल में बताऊंगा। तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखना, अब जो है किडनी के अंदर कैनाल देखने को मिलती है, ऐसा रफली बना रहा हूं। इस कैनाल को कहा जाता है बच्चों बिडर कैनाल, बिडर्स कैनाल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिडर्स कैनाल सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में। अब ध्यान से देखो बच्चों, और ये बिडर कैनाल किसमें खुल गई? यूरेटर में। यानी मैं कह सकता हूं यूरेटर में यूरिन भी आएगा, किडनी वाला यूरिन भी आएगा, और जेनाइटल सिक्रेशन भी तो आएंगे बच्चों, जेनाइटल यानी स्पर्म। इसीलिए मेल में इस यूरेटर को कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल में ऐसा नहीं है, मेल में इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये क्लियर होना चाहिए। अब तो मैं आपको बच्चों फ्लो समझा देता हूं। पहले एक बार चलो यूरिन वाला रिवाइज करते हैं। यूरिन वाला अगर पूछा जाए यूरिन का पाथवे, बच्चों 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है। यूरिन का पाथवे, किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से क्लोएका, क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से क्लोएका, और क्लोएकल एपर्चर से बाहर यूरिन। ठीक है जी। अब अगर बात करें स्पर्म का पाथवे, तो स्पर्म का पाथवे ध्यान से, टेस्टिस, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 10 से 12 वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये वर्ड समझ में आ रहा है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से कहां पर? क्लोएका, और क्लोएका से एपर्चर से बाहर। बच्चों जो स्पर्म है वो स्पर्म जो है यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाएंगे, ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये मेल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हो फीमेल वाला पोर्शन, वो भी यहीं बना दूंगा। फीमेल वाला पोर्शन, फीमेल में क्या मिलेगी बच्चों? फीमेल में हमें 1 पेयर ओवरी मिलेंगी। जैसे बच्चों मैं यहां पर बना रहा हूं, जैसे इधर बना रहा हूं एक ओवरी, ये मान लो मैंने इस तरह से बनाई है एक ओवरी, ऐसे इधर एक टेस्टिस बनाई थी तो इधर एक टेस्टिस होगी, इधर एक ओवरी बनाई तो उधर एक ओवरी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरी है। ठीक है जी, पर ध्यान से देखना, ओवरी का काम क्या है? ओवा बनाना, इसमें गैमेट बनेंगे। अब बच्चों टेस्टिस के जो स्पर्म थे वो किडनी के अंदर जा रहे हैं, ओवरी के जो ओवम है वो किडनी के अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर की तरफ गिरेंगे ऐसे, यानी बॉडी कैविटी के अंदर ही, ऐसा कुछ। तो मैं कह सकता हूं ओवरी का किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, ओवरी का किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है बच्चों। अब बिल्कुल सेम हमारे जैसा कंसेप्ट है, हमारे अंदर ओवरी से जो अंडा निकलता है वो किस में जाता है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे मान लेते हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है जी, या फिर ओविडक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों? ओविडक्ट। और देखो ये ओविडक्ट ओवा को लाएगी, ओविडक्ट ओवा को लाएगी और कहां डाल देगी? क्लोएका के अंदर। तो ये डिफरेंस समझो बच्चों, डिफरेंस समझो। मेल में यूरेटर में यूरिन आता है, यूरेटर में स्पर्म आते हैं, तो ये यूरिनोजेनाइटल है। यहां देखो यूरेटर में सिर्फ यूरिन आएगा, पर जो ओवम है, जो फीमेल गैमेट हैं, वो तो सीधे क्लोएका में पहुंच रहे हैं, तो वो यूरेटर में नहीं आएंगे। तो फीमेल के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ यूरेटर कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूरेटर, इसको आप यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं कहोगे। पर हाँ फाइनली चाहे मेल हो या फीमेल हो, यूरिन और गैमेट आने तो क्लोएका में ही है, पर यहां पर यूरिन और गैमेट क्लोएका में यूरेटर से आते हैं, यहां यूरेटर से सिर्फ यूरिन आएगा और ओविडक्ट से सिर्फ यहां पर गैमेट आ जाएंगे। और बच्चों ये ध्यान रखना कि एक एडल्ट फीमेल फ्रॉग जो है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एक एडल्ट फीमेल फ्रॉग जो है वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा रिलीज कर सकती है। तो इस तरह से 2500 से 3000 अंडे जो हैं ब्रीडिंग सीजन में यहां पर रिलीज कर दिए जाएंगे। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कंप्लीट, अब फिजियोलॉजी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप आंसर बताओ, आप आंसर बताओ। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ मेल फ्रॉग में है, आप बताओ, कोशिश करो। कुछ ऐसी चीजें जो आप सिर्फ मेल फ्रॉग में देखोगे, बताओ। एक तो वोकल सेक्स, साउंड का एम्प्लीफिकेशन, एक याद करो कॉपुलेटरी पैड, कहां पर?
फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। और बताओ बिडर कैनाल, बिडर्स कैनाल। और एक हमने देखा यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये वो चीजें हैं जो आपको मेल में देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं बच्चों मैकेनिज्म। 2 मिनट का टॉपिक है, एनसीईआरटी। जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा बच्चों, मेल और फीमेल फ्रॉग जो हैं दोनों पानी में एक साथ मिलेंगे, सूडो कॉपुलेटरी एक्टिविटी होगी। फीमेल जो है ऐसे 2500 से 3000 अंडे रिलीज कर देगी और मेल वहीं पानी में स्पर्म रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा। वही बच्चों इसमें क्लीवेज डिवीजन होंगे, पर यहां पर जायगोट के बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है बच्चों, लार्वा। इस लार्वा को कहा जाता है टेडपोल लार्वा। और जैसे लार्वा बना, इसका मतलब डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा बच्चों। वैसे इस लार्वा के बारे में आप सुन लीजिए, जो टेडपोल लार्वा है ये सिर्फ पानी में रहता है, ये होता है अमोनोटेलिक। ठीक है बच्चों? और फिर आगे चल के क्या होगा? इस लार्वा का क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर। दैट्स इट, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सोचो ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मेंढक को लेकर बस एक पैराग्राफ है 4 लाइन का, वो आप पढ़ लीजिए। मेंढक जो है बच्चों मैनकाइंड के लिए फायदेमंद भी हैं। मेंढक जो है मानवता के लिए फायदेमंद है। कैसे? जैसे मच्छर हमें खाते हैं, मेंढक मच्छर को खा जाता है। ठीक है बच्चों? कीड़े जो हमारी फसल बर्बाद करते हैं, ये उन कीड़ों को खा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को खराब होने से बचाएगा, तो मानव के काम आ रहा है। लास्ट पैराग्राफ भी बोल रहा हूं बच्चों, मेंढक के बारे में बातें याद रखेंगे कि मेंढक जो है वो मैनकाइंड के लिए फायदेमंद है। ये हमारी फसल को खराब होने से बचाएगा, ये उन कीड़ों को खा जाता है जो हमारी फसल को खाते हैं। और कमाल की बात है, कुछ जगहों पर लोग मेंढक को ही खा जाते हैं। और स्पेशली इसके जो लेग्स होते हैं, याद करो हाइंड लिम्स मोर मस्कुलर, ऐसा कुछ। और बच्चों मेंढक जो है वो हमारे जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के में भी तो हेल्प करेगा। फूड चेन, फूड वेब को बैलेंस करता है ना। मेंढक है तभी तो सांप मेंढक को खा रहा है। अगर मेंढक नहीं होगा तो सांप फिर किसी और को खाएगा। तो फूड चेन को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। इसी के साथ बच्चों फ्रॉग टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बच्चों।